जिसमें हम उन चयनित प्रतिभाओं से बात करेंगे जिन्होंने संघर्ष करके, अच्छी तैयारी करके एक सरकारी मुकाम हासिल किया है, सरकारी नौकरी हासिल की है। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कई सारे लोगों को लेकर आ पाऊं, ताकि आप उनके पथ को, उनके जो रूट उन्होंने फॉलो किया है उसको फॉलो करें, उन्होंने क्या क्या चीजों को ध्यान रखा है उनको ध्यान रखें और आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो। और एक दिन आशा करूंगा कि आप भी स्टॉक में बैठे रहें मेरे सामने। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जिस प्रतिभा के साथ में मैं बात करने वाला हूँ, उनका नाम है नवरत्न वैष्णव और इन्होंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एफसीआई का एग्जाम क्लियर किया है और इस एग्जाम को इन्होंने बहुत ही कम समय की तैयारी में क्लियर किया है। साथ साथ एक चीज और मैं आपको अपडेट कर दूं कि आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के थे उसमें 40 आउट ऑफ 40 नंबर लेके आए हैं और रीजनिंग में भी 40 आउट ऑफ 40 लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये 40 आउट ऑफ 40 का जो आंकड़ा है ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं या इन्होंने स्पेसिफिक क्या किया है उसके लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपर स्टॉक और मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूंगा। आपकी भी अगर कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की या नेक्स्ट इंटरव्यू में उनको कंक्लूड करेंगे। तो नवरत्न, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है सफलता को अर्जित करके? ये सफलता आपने जो अचीव की है इसको देख के आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी इस सफलता से और केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा समाज, मेरे माता पिता और स्पेशली थैंक्स मैं कहना चाहूँगा आप जहाँ मैंने कोचिंग की धाकड़ कॉन्सेप्ट को, वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला जिससे मैंने मात्र 5-6 महीनों के अंदर ही अपना पहला एग्जाम क्लियर कर लिया था। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स धाकड़ सर को, इनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे आपकी एजुकेशन कैसे हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें पहले कर रखी हैं, तैयारी से पहले? मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से की है अपने गांव पिपाट सिटी से और मैं एक डिफेंस परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर एयरफोर्स में सर्विंग है और मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। फिर 5-6 महीने के लिए मैंने राजस्थान सेगमेंट की तैयारी की थी। फिर जनवरी 2019 में मैं धाकड़ कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया था मैंने एज ए बैंकिंग करियर सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने मई में मेरा पहला एग्जाम हुआ था एफसीआई का, वो मैंने क्लियर किया था और उसके बाद मेरा आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क भी क्लियर हो गया था। तो आपने धाकड़ कॉन्सेप्ट में जो आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो 5-6 महीने की तैयारी में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं स्टूडेंट को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप डेली कितना टाइम देते थे कि 5-6 महीने में वो भी सिलेक्ट हो पाए, या डेली प्रिपरेशन का आपका क्या शेड्यूल रहता था? बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ में डीप स्टडी की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, वेल स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा और थोड़ा डिसिप्लिन टाइम का करेंगे ना, तो आप दिन में मात्र 4-5 घंटे पढ़ के भी उस बैंकिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास सही मैटर हुआ, आप सही से तैयारी कर रहे हो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मात्र 4-5 महीनों में कर लोगे। क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में थोड़ा फर्क होता है। इस हार्ड वर्क तो करना ही है, बट साथ में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, मैटर हो गया, अच्छा मैटर सिलेक्ट करो, तो उससे हम मात्र 4-5 महीनों में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मतलब टू द पॉइंट स्टडी जो है आपकी सफलता का राज है, जी कम समय में ज्यादा अचीव करना, स्मार्ट वर्क करके। मैं ये भी जानना चाहूंगा नवरत्न कि आपने जो ये 4-5 महीने में प्रिपरेशन की है उसमें आपने मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 या रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 अचीव किया है, तो उसके लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी का आपने यूज किया कि एक भी नंबर न गंवाया जाए? सबसे पहले जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो पहले कोचिंग के 1-2 महीने मैंने जो क्लासेज से जो मेरे को शीट मिलती थी उस शीट को मैंने बहुत बार रिपीट किया। एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार रिपीट किया, डेली उसको क्वेश्चन को मिलाना, और मेथड इतना अच्छा कर लिए कि एक्यूरेसी में कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने क्विज लगाना शुरू किया, मॉक लगाना शुरू किया, उससे मेरी वहाँ पे स्पीड बन गई। तो सबसे मेन चीज़ बैंकिंग में ही होती है, वो होती है स्पीड और एक्यूरेसी। मैंने दोनों वहाँ पे मेंटेन करना शुरू किया था। मैंने पहले बुक से पढ़ना शुरू किया, फिर ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन क्विज देना शुरू किया, वहाँ से मैथ भी अच्छी हो जाती है और रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है। अभी स्पीड और एक्यूरेसी की बात आपने जैसे की, स्पीड एक्यूरेसी बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्पीड एक्यूरेसी में कई सारे लोग वहाँ एग्जाम में इसलिए भी मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम रहता है और वो पैनिक भी हो जाते हैं कई बार। तो या तो वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते या फिर स्पीड मेंटेन करते हैं तो उसको कह सकता हूँ कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो उसके लिए आप एग्जाम में अच्छा माहौल को क्रिएट कर पाए या अच्छे माहौल में एग्जाम दे पाए, उसके लिए आप क्या सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? अब एग्जाम में अगर अपने को हमें दोनों काम साथ में करना है, स्पीड भी रखनी है, एक्यूरेसी भी रखनी है, तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, उतनी अच्छी आपकी स्पीड बनेगी, उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। और जो स्ट्रेटजी से हम घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसी स्ट्रेटजी से हमें एग्जाम में भी देना है। एग्जाम में कंप्यूटर का टाइमर दे के हमें अपने कॉन्फिडेंस का टाइमर नहीं हिलाना है।
कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस हिल गया तो वहाँ पे स्पीड, अगर जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो भी भूल जाओगे। तो सबसे बढ़िया है कॉन्फिडेंस बनाए रखो, मॉक टेस्ट दो, डेली का एक मॉक टेस्ट तो पक्का देना ही देना है। ये बैंकिंग एग्जाम का सक्सेस की यही है कि मॉक टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट, डेली का एक। और जब मेंस के एग्जाम हो तो कम से कम डेली का एक मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट दिया 1 घंटे में एनालाइज किया, नहीं, 3-4 घंटे दो उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए। हर क्वेश्चन का एक ट्रिक निकालो, कैसे हो रहा है, कैसे करना है, हर सब्जेक्ट का, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमें बैंकिंग एग्जाम में डेली अपने साथ लेके चलनी पड़ती है। जैसे मॉक टेस्ट हो गया, अपने डेली का इंग्लिश का एडिटोरियल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये हमें हमेशा अपने साथ लेके चलना है जब तक हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे मैं ये नहीं सोचना कि प्री का एग्जाम होगा उसके बाद में मेंस के एग्जाम की तैयारी करूंगा, क्योंकि उसके बीच हमें सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है। तो जब से आप प्री कर रहे हो, पहले दिन से आप सबको साथ लेके चलो, तो आप पहली बार में सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे। मैं एक सवाल उन लोगों की तरफ से पूछना चाहूँगा, कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी स्टडी के साथ में वो लर्निंग अर्निंग दोनों साथ में करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जॉब करते करते कोई व्यक्ति बैंकिंग की इनकी प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि 6-7 घंटे उसको जॉब करना होता है, बाद में टाइम उसके पास लिमिटेड होता है? जी बिल्कुल, ऐसा मतलब जो बंदा चाहे वो जॉब के साथ स्टडी भी कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ आप अच्छा मैटर है आपके पास, आप दिन में काम कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन स्टडी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप शाम को आराम से फ्रेश माइंड होकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, और ऑनलाइन स्टडी में और भी अच्छा मैटर मिल रहा है आजकल, सारा मैटर अपडेटेड आता है, जो एग्जाम में आता है वही आता है। तो सबसे जो जॉब करते हैं वो आराम से ऐसे तैयारी कर सकते हैं, डेली का शाम को आए मॉक टेस्ट दे दो और डेली का जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, और मैक्सिमम 3-4 घंटे आप शाम को कभी भी निकाल सकते हो बैंकिंग एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, रेगुलरिटी रखना। बैंकिंग एग्जाम में रेगुलरिटी रखोगे तो सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि डर रहता है, कई सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि वो कैसे करंट अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स इतना सारा वास्ट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए जो मेंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, उसके लिए क्या किया? करंट अफेयर्स को कभी भी रटना नहीं चाहिए, हमेशा उसकी एक ट्रिक होती है, वो होती है कि आप अगर ऐसे चाहो 3-4 बंदों का ग्रुप बना लो, आप दिन में पढ़ो, आप एक टारगेट बनाओ कि हमें आज इतना पूरा पढ़ना है, और शाम को 3-4 बंदे मिलकर उसको डिस्कस करो। करंट अफेयर्स जितना डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। प्लस जितनी करंट अफेयर्स की क्विज होती है, डेली की क्विज दो, वीकली क्विज दो, मंथली क्विज दो, वो सब दो। उसके बाद जहाँ पे भी हम कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में आपके मंथली डाइजेस्ट आता है, उसको अच्छे से पढ़ लो। प्लस जो भी ऑनलाइन आपका जितना भी मैटर मिल रहा है PDF का, जो अच्छा काफ़ी अच्छी साइट्स है वहाँ पे आपको अच्छा मैटर मिल जाता है, वहाँ पे अच्छा मैटर पढ़ो। प्लस आजकल तो ऑनलाइन आ रहे हैं कि वीकली मंथली के टॉप 200 क्वेश्चन, वीकली टॉप 30 क्वेश्चन, वो भी साथ में पढ़ते जाओगे तो करंट अफेयर्स आराम से क्लियर कर लेंगे हम। एक बैंक के एग्जाम में स्पेशलिटी ये है कि प्री का एग्जाम होने के कुछ ही दिनों बाद, यानी 15-20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन आपको मिलते हैं, मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो उस दौरान हमें टाइम भी काफ़ी कम मिलता है और कई सारे लोग पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं, उस दौरान पढ़ते हैं। तो प्री और मेंस में कैसे हमें संतुलन बिठाना होता है कि हम उस समय का जो टाइम है उसको सिर्फ हम अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाए और हमारा प्री में होने के बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी मेरे से मिलते हैं ऐसा कहते हैं सर प्री तो हमेशा निकल जाता है, हमारा सिर्फ मेंस ही नहीं निकलता। हमें एक बात ये जाननी बहुत जरूरी है कि प्री में हमेशा बैंकिंग एग्जाम में प्री में चाहिए होता है स्पीड और एक्यूरेसी, लेकिन मेंस में एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट और साथ जरूरत है, वो है नॉलेज। मेंस में आपका नॉलेज भी काम आएगा, आपको वहाँ स्टैटिक जीके भी याद होना चाहिए, करंट अफेयर्स भी याद होने चाहिए। प्लस जो ट्रिक्स प्री में लगती है मैथ्स रीजनिंग में, वो आपके मेंस में नहीं लगती। मेंस में थोड़ा क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स तो साथ में लेके चले, लेकिन उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट भी समझते चले कि कैसे समझना है, शुरुआत से ही साथ में लेके चले इसको। और जहाँ बात है करंट अफेयर्स की, आप पहले नहीं पढ़ रहे हो, प्री क्लियर करने के बाद आप सोच रहे हो कि अब 15 दिन का टाइम बचा है, करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ूँ, तो उसके लिए फिर वही है कि फिर आप ज़्यादा लेंथ ही कवर ना करके जितने ज़्यादा MCQs पढ़ सको उतने ज़्यादा आप MCQ कवर करो, तो उससे आपका करंट अफेयर्स में मिनिमम आप 20 to 25 नंबर तो ला ही पाओगे। अभी ये कहा जाता है कि जो बैंक का एग्जाम है वो कैट के इक्वल हो गया है, यानी कि मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश का लेवल बहुत बढ़ गया है, और हमारे कई सारे विद्यार्थी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे भी नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश का उतना स्तर अच्छा नहीं रहता है जनरली, जितना कि साउथ इंडिया में या फिर हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मान लें। तो इंग्लिश के लिए कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको हिंदू पढ़ना चाहिए, आर्टिकल पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो क्या ऐसा ज़रूरी ही है कि हम हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन होगा? अगर आप ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में अगर आपके नंबर नहीं आते स्टार्टिंग में तो उससे हताश नहीं होना है। इंग्लिश में आपको एक चीज़ चाहिए, वो होती है रीडिंग। आप डेली रीडिंग करते जाओ, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें भी तो इंग्लिश आती है, अगर उसमें 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज कर लोगे ना, तो भी आपके
प्री में और मेंस में नहीं करते 15 से 20 नंबर आप कवर कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में वो है रीडिंग स्किल। प्लस एक चीज़ आप डेली हैबिट में डाल दो, वो है एडिटोरियल। मॉर्निंग में उठना है और एडिटोरियल देखना है, यूट्यूब पे देखो, फिर आप खुद से पढ़ो एक बार। और जो डेली की वोकेब होती है वो आप जितनी याद हो सके उतनी याद करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में रीडिंग की हैबिट डाल दोगे एक बार तो अपने आप आपके वो हैबिट में आ जाएगी। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि रूरल के लिए या अर्बन के लिए, सब बंदे कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने पहले एग्जाम देते थे, जब मॉक देते थे हम तो उनके माइनस में नंबर आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतना अच्छा कवर किया कि 20-22 नंबर कवर कर रहे थे। वो सारा पार्ट आता है रीडिंग से। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतने अच्छे आप नंबर कवर कर पाओगे। एक अंतिम डर बैंक के विद्यार्थियों को होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू एक ऐसे मतलब स्टेज होता है एग्जामिनेशन में कि वहां पर जाकर हर व्यक्ति को थोड़ा डर लगता है, थोड़ा नर्वस भी होता है। तो आप बताइए, आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया और आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? जब मैं इंटरव्यू देने गया तो बाहर बैठा था तब तो बहुत ऐसा डर लगता ही है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हमें अपना थोड़ा एटीट्यूड प्लस अंदर जाते ही उनसे थोड़ा बिहेवियर अच्छा करना पड़ता है। फिर वो सामने वो भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं अपने से, ऐसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते वो, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह ही है, हमें से ही निकले हैं, वो हमें से ही पास करके वहाँ आगे बैठे हैं। प्लस इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बोलने का तरीका बहुत अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि आप उनको पता है भाई बंदे में नॉलेज है, तभी तो वो प्री और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंचा है। तो वो आपको नॉलेज इतना नहीं लेते जितना आपके वो बोलने का तरीका देखते हैं, आपके आंसर करने का तरीका देखते हैं। प्लस जो चीज़ आपको आती है उसी का सही से आंसर दे, जो आपको नहीं आती उसको इधर उधर घुमाए नहीं या बात नहीं घुमाए, जो आती है उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दे, जो नहीं आती है उसको आप रहने दे, सॉरी बोल के भी आप स्किप कर सकते हो। वो इतना ही देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। जब मैं गया था तो मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, तो एक मैम थे, उन्होंने मेरे को यही पूछा कि कितने एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, प्लस एक रेडोन की पूछा था कि किसने खोज की थी, प्लस एक सर थे उन्होंने पूछा कार लोन कैसे लेते हैं। बस मेरे से यही पूछा था। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के। प्रेजेंटेशन आपका देखते हैं जी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन। जी सर। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं या यूट्यूब है वगैरह, ऑनलाइन एजुकेशन की मतलब बाढ़ है और घर बैठ के तैयारी स्टूडेंट कर सकता है। तो आप क्या मानते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या चीज़ें बेटर है? क्या घर बैठे भी एक व्यक्ति अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है ऑनलाइन एजुकेशन से? ऑनलाइन बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि पहले जब ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन में बैच इतना बढ़ जाते हैं कभी कभी कि हमें सही से क्वेश्चन देखने में जगह नहीं मिल पाती। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा है कि आपके हाथ में फ़ोन है, एक क्वेश्चन आप जितनी बार समझ में नहीं आए आप दूसरी बार देख सकते हो, तीसरी बार देख सकते हो। प्लस जो मैटर मिलता है आपको ऑनलाइन वो बहुत अपडेटेड होता है। प्लस आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप PDF मिल जाएगी, उसकी सोल्ड PDF मिल जाएगी, प्लस आप ऑनलाइन डाउट भी पूछ सकते हो, सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो ऑनलाइन का तो बहुत ज़्यादा हेल्प है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो बंदे जॉब कर रहे हैं या फिर जो ऐसे एरियाज है जहाँ पर वो उनके आसपास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, जो जॉब करते हैं वो शाम को उनको शाम को टाइम मिलता है, लेकिन शाम को कोचिंग नहीं चलती, तो शाम को वो कहाँ से पढ़ते हैं? तो फिर उनको ऑनलाइन सबसे बेस्ट है कि वो ऑनलाइन तैयारी करते हैं। जो लड़के अर्बन से है तो उनका चल जाता है, लेकिन जो रूरल एरिया से वो गाँव शहरों तक नहीं आ पाते हैं तो वो फ़ोन से पढ़ सकते हैं। एक मेरा अंतिम क्वेश्चन और है कि जो भी लोग एक बार एग्जाम दिया सेलेक्ट नहीं हुए, 2 बार दिया सेलेक्ट नहीं हुए, जैसे आपका तो पहली बार में हो गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मिलते हैं कि 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं या हम क्या करें कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, और कई लोग तो डिप्रेस हो जाते हैं और तैयारी भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएं? बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप चाहो तो 4-5 महीने पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हो, और ऐसे आपको 4 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है आपके मैटर पर, आपकी रेगुलरिटी पर। आप जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी रखोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस हासिल होगी। कभी कभी बंदा होता है वो 4-5 महीने तैयारी करता है, नहीं हो पाता, थोड़ा स्किप करता है या बीच में पढ़ना छोड़ देता है, फिर वापस सोचता है कि तैयारी करता हूँ। जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी होगी उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। प्लस अब बात है कि अगर आप, क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिनके 2 साल तक प्री निकलते हैं लेकिन मेंस नहीं निकलता, लेकिन वो अपनी गलतियों पे काम नहीं करते हैं। उनको पता है मेरी गलती यहाँ हो रही है, लेकिन वो अपनी गलती पे काम नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आप अपने देखो कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, अपनी गलती पे सुधार करो। प्लस अगर टाइम लग रहा है लेकिन रेगुलरिटी मत छोड़ो, टाइम लगेगा लेकिन आप एक दिन बैंक एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे। तो टाइम छो लगता है लेकिन अपनी गलतियों पे काम करो। प्लस कुछ चीज़ें होती है जो मैंने पहले ही बताई है, मॉक टेस्ट हो गए, एडिटोरियल हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, इनको डेली हैबिट में डाल दो तो 1 साल मैक्सिमम 1 या 2 साल में आप सक्सेस ले लोगे। कोई आपकी तैयारी के दौरान ऐसा कोई आपको इंसिडेंट लगता है जो आपको शेयर करना चाहिए? खट्टा मीठा अनुभव कई बार हमारी तैयारी के दौरान आता है, कई बार हम डिप्रेस भी होते हैं, कई बार हम अच्छा मूड भी फील करते हैं, कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि ये किस्सा तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, इसमें
अच्छा मैसेज जाएगा या हंसी मजाक वाला, कोई भी ऐसा किस्सा आपकी तैयारी के दौरान हो आप बताना चाहें तो जरूर। तैयारी में मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेस एक बार ही हुआ था जब मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया था। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन मैं कट ऑफ में 3 नंबर मेरे कम रह गए थे। और वो नॉर्मलाइजेशन के कारण शायद मेरे नंबर थोड़े कम हो गए थे। उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेस में आ गया था। फिर मैंने सर से बात की तो वो सब सही हो गया। पर एक बार ऐसा लगा मेरे को कि इतनी तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी बैंक में सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा पहले ही तो एग्ज़ाम दिया है, आगे और दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो एग्ज़ाम दिया आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एफसी भी मेरा क्लियर हो गया था। तो देखिए दोस्तों, हर सफल व्यक्ति के जीवन में वो मोड़ आता है डिप्रेशन, या हम कह सकते हैं कि एक बार उसको लगता है कि यार मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। और हर सफल व्यक्ति उतार चढ़ाव से निकल कर ही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति मैदान नहीं छोड़ते हैं, जो व्यक्ति डटे रहते हैं, जिन्होंने सोच लिया है कि बस इस बार तो मैं क्रैक करूंगा ही करूंगा, किसी भी तरीके से हमें सिलेक्शन लेना ही है, वो आगे निकल जाते हैं। क्योंकि सफलता और असफलता में मुझे लगता है बहुत ही एक थिन लाइन का फर्क होता है। और इस लाइन के उधर जो होते हैं वो असफल व्यक्ति, उनसे कोई पूछता नहीं है, जो सफल होते हैं उनसे सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन फर्क बहुत माइन्यूट है। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका पाथ गलत हो सकता है या आप सही तैयारी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी प्रतिभाओं को लाते रहेंगे आपके सामने जिनसे आपको मोटिवेशन और मार्गदर्शन मिले। तो नवरत्न को मैं धन्यवाद कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि आप जो है कई सारे लोगों को आपके टच में है उनको भी मोटिवेट करते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। क्या गड़बड़ कहीं कटवट